क्लास 12th हिंदी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लगातार आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूं। तो पिछले वीडियो में हमने काव्यखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। इस वीडियो में हम गद्य खंड को पूरा कवर करेंगे, यानी कि गद्य की विधाओं से जितने भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, पाठगत जितने गद्य खंड से क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे के सारे 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपका जो 3 नंबर में लेखक परिचयन है, कौन कौन से करके जाएं कि पेपर में बिल्कुल देखने को मिले, तो वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा विथ आंसर, सारा कुछ देने वाला हूं, है ना। और आपके साथ ही 4 नंबर का आपको जो व्याख्या आती है ना गद्य की, है ना, गद्यांश का आपको यहाँ पे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है ना, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में कवर करवा दिया जाएगा। यानी कि आपका 7 नंबर का इस वीडियो में लगभग कवर होगा, है ना। 7 ही नहीं, गद्य से तो आपके कई सारे क्वेश्चंस आपके फंसेंगे, तो लगभग 10-15 नंबर का मान लो, है ना। तो बिल्कुल से यहाँ पे वीडियो को स्किप मत करना। और अगर काव्यखंड के क्वेश्चंस देखने हैं, है ना, जिसमें हमने सारा कुछ बताया है आपको, कवि परिचय वगैरह हो गया, पद्यांश की व्याख्या हो गई, है ना, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की, है ना, बिल्कुल वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करवाए हुए हैं, तो वीडियोस जाकर के देख लेना। सबसे पहला हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, एक ना एक अंतर 100% है कि आना है भाई, है ना। आपकी गद्य की विधाओं से एक क्वेश्चन जरूर से ये आना है कि कहानी उपन्यास में अंतर, रेखाचित्र संस्मरण या जीवनी आत्मकथा में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, है ना, ये विशेषता वगैरह सब कुछ है। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन भैया दिया गया है, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर रहेगा, कहानी एक संक्षिप्त और रोचक कथा होती है ना। कहानी क्या होती है? कथा होती है, संक्षिप्त कथा होती है, मतलब शॉर्ट में उसे लिखा जाता है ना, एक तरीके से, जिसमें कुछ पात्रों और घटना होती है, मतलब कहानी में कम पात्र होते हैं। एक ही हमारा पॉइंट बन जाता है ना। कहानी एक रोचक कथा होती है और संक्षिप्त होती है ना, छोटी होती है और कम पात्र इसमें होती है, और उसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ संदेश देना होता है ना। कहते हैं ना, हर एक स्टोरी का कोई ना कोई मोरल होता है ना, तो वही एक संदेश देना उसका होता है। उपन्यास एक विस्तृत गद्य रचना भैया, उपन्यास बड़ा होता है, कहानी की अपेक्षा में बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है ना, जिसमें कई पात्र होते हैं। एक ये सीधा बन जाता है भैया, उपन्यास आकार में बड़ा होता है, कहानी आकार में छोटी होती है। उपन्यास में कई पात्र होती हैं, कहानी में कम पात्र होते हैं भैया। 2 अंतर बन गए, 2 अंतर हो गए, है ना। और स्थलों का विवरण होता है ना, कई घटनाओं स्थलों का विवरण होता है। इसमें कथानक गहराई से विकसित होता है, मतलब इसमें गहराई से बातें की जाती हैं, पूरा का पूरा वर्णित रहता है, मतलब विशाल रहता है ना, एक तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट भाई सेकंड क्वेश्चन हमारा, रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर है? देखिए अंतर लिखेंगे, रेखाचित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का सजीव चित्रण किया जाता है। तो भैया देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पिछले वीडियो भैया जरूर से देख लेना, क्योंकि यार आपकी तैयारी के लिए मैं इतनी मेहनत किया हूँ, तो थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए, इसलिए वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि सारे आंसर बताए हुए हैं, है ना। क्योंकि क्वेश्चन जितने भी बताए हैं ना, पूरे के पूरे आंसर शायद कवर करवाए हैं, तो देख लेना वीडियो, है ना। देखिए सजीव चित्रण किया गया है, जिससे उसकी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, है ना। ये रेखा चित्र की बात की जा रही है। और संस्मरण में क्या होता है? संस्मरण में लेखक अपने जीवन की जुड़ी घटनाओं और अनुभवों को याद करता है और उन्हें जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है, मतलब अपने जीवन की घटनाओं को लिखता है कवि, है ना। और इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का सजीव चित्रण किया जाता है रेखा चित्र में, है ना, इस तरीके से, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है जीवनी, और देखिए और महादेवी वर्मा की जो रचना है आपके में, है ना, भक्तन वाला चैप्टर, उसे संसरणात्मक रेखा चित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए एक यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें लेखिका अपने बारे में भी लिखती हैं, इसलिए उसे संसरणात्मक कहा गया है। और फिर रेखा चित्र वो है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति, है ना, अन्य व्यक्ति भक्तन आ जाती है उसमें, है ना, उसमें स्थान का भी उसमें चित्रण किया गया है और अपने जीवन की घटनाओं का किया है, इसलिए वो संस्मरण भी है। इसलिए वो उनकी जो गद्य की विधा कही जाती है वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र कही जाती है ना, याद रखना, ऐसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई आपका, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? जीवनी आत्मकथा में अंतर देख सकते हैं, जीवनी किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन होती है ना, जो अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। मतलब जीवनी क्या है? अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाते हैं। आत्म का मतलब क्या होता है? मैं खुद, आत्म, है ना, हम, स्वयं, है ना, स्वयं जो लिखे, है ना, व्यक्ति अपने द्वारा, स्वयं अपने द्वारा जीवन का विवरण क्या हो, किसमें होता है? आत्मकथा में होता है। तो बिल्कुल से इसे याद रखना और इन दोनों का एक एक उदाहरण याद रख लेना भैया, कौन सी जीवनी है कौन सी आत्मकथा, है ना, तो बिल्कुल से याद रख लेना, है ना। तो इनको कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा बनेगा मोस्ट इंपोर्टेंट, नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक में देखो एक तो यही अंतर बन जाता है, एक अंक और कई अंक, है ना। देखिए एकांकी में एक अंक होता है, इससे बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है भैया, बिल्कुल एक अंक होता है एकांकी में, याद रखना, है ना। इससे ऑब्जेक्टिव बना हुआ है बोर्ड में, बिल्कुल यहाँ पे बोर्ड वाले इसे तो रट के बैठे हैं कि दिन आई है ना। नाटक
नाटक एक लंबी प्रस्तुति होती है जिसमें कई अंक होते हैं, है ना, नाटक लंबा होता है ना। इसे मंच पर अभिनीत किया जा सकता है ना, इसका मंच पर अभिनय किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, देखा जा सकता है ना। एकांकी केवल एक अंक का नाटक होता है ना, एक अंक का, जिसमें एक ही घटना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है ना। नेक्स्ट भाई हमारा क्वेश्चन रहता है निबंध को गद्य की किस विधा की कौड़ी कहा जाता है। तो निबंध को गद्य की स्वतंत्र विधा कहा जाता है इसमें, क्योंकि इसमें लेखक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शुक्ल युग के निबंध की विशेषता लिखिए। भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विवेदी युग के निबंध की विशेषता लिखिए, है ना, आंसर रहेगा आपके सामने। शुक्ल युग के निबंध की विशेषताएं यहाँ रहेंगी, गहन विषय वस्तु रही है, विचारशीलता रही है, सरल और सहज प्रभावशाली रही है ना, भाषा रही है अच्छी, सरल भाषा रही है ना। देखिए मतलब एक बात मान करके चलिए, सभी जो निबंध वगैरह होती हैं इनमें सरल स्पष्टता इन भाषाओं का यूज़ किया जाता है। तो अगर ऐसी विशेषताएं आए तो एक विशेषता बिल्कुल रट करके रखो कि ये तो हमें लिखना ही है भैया, ये तो हमें लिखना ही है कि सरल और अच्छी प्रभावशाली है ना, सरल सहज भाषा का यूज़ किया गया है ना, इस तरीके से एक ये लिख करके रखो कि ये लिखना ही है ना, सब में ऐसा होता है ना। और द्विवेदी युग में देख लेते हैं, द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषता रहेगी धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर ध्यान दिया गया है, परंपरा और आदर्शों पर जोर दिया गया, नैतिकता और राष्ट्रीयता की भावना को, है ना, और तथा सरल और स्पष्ट भाषा। देखिए सरल ये एक कॉमन बात हो जाती है सब में, है ना, तो इसे जरूर से याद रखना। और देखिए जो देशभक्ति से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना वो लगभग हर में होती हैं। तो देखिए यहाँ पर नैतिकता और राष्ट्रीयता की बात की गई है, इसमें संस्कृति की समाज की बात की गई है ना, तो ये डिफरेंस भी याद रखना है और क्या चीज़ें कॉमन है उसको याद रखो तो ज़्यादा जल्दी याद होता है ना। नेक्स्ट है हमारा गद्य की विधाओं को मुख्य और उप विधाओं में वर्गीकृत करके लिखो, है ना, जो मुख्य और गौण विधाएं होती हैं गद्य की उनको लिखना है आपको, है ना, वर्गीकृत बांट करके। मुख्य विधाएं जो गद्य की यहाँ पे दी गई हैं आपके सामने, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा वगैरह, है ना, ये उपविधाएं इसकी दी गई हैं, इनको याद कर लीजिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है निबंध किसे कहते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन बना हुआ है ये आपका 2 नंबर में, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम उनके निबंधों के साथ लिखिए, है ना, ऐसा क्वेश्चन जरूर से आता है बोर्ड में, है ना। और देख सकते हैं निबंध एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें लेखक अपने विचार, भावनाएं और अनुभव संक्षेप में प्रस्तुत करता है ना। 2 प्रमुख निबंधकार कौन से हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और रामचंद्र शुक्ल, है ना। उनके निबंध जो है कुटज और अशोक के फूल इनके प्रमुख प्रसिद्ध निबंध हैं, किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। और रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध कौन से हैं, चिंतन हो गए, एक संवेदना हो गए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों को याद रखना, और इनकी रचनाएं कई बार पूछी जाती हैं तो बिल्कुल इनको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है पाठगत है भैया, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपने इस नाम को क्यों छुपाती थी। तो भक्तिन का वास्तविक नाम जो था लक्ष्मण था, लक्ष्मिन, है ना, मिन है यहाँ पे, लक्ष्मिन था। वह अपने नाम को इसलिए छुपाती थी क्योंकि उसे अपने समाज और कार्य के प्रति समर्पण के चलते अपने असली पहचान को छुपाने की आदत हो गई थी एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था, है ना। तो लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य अपने परिवार की सेवा करना और पूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना था एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋण ना चुकाने पर जमींदार ने भक्तन को क्या सजा दी। तो ऋण ना चुका पाने पर जमींदार ने भक्तन के घर की स्थिति को और भी कठिन बना दिया और जिससे उसका जीवन और अधिक संघर्षपूर्ण हो गया, है ना। इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा आ जाता है लेखिका महादेवी वर्मा, है ना, ये भक्तिन के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, है ना, भक्तिन के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लेखिका महादेवी वर्मा की मनोवृत्ति समझने में भक्तिन किस प्रकार प्रवीण थी, है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नीचे आपका दिया गया है भक्तिन और मेरे बीच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ऐसे हाईलाइट कर लो 2 नंबर में, है ना, बोर्ड परीक्षा में 2025 में और अर्धवार्षिक परीक्षा में लिख करके रख लो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल से कर लो इसे, है ना। भक्तन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, लेखिका महादेवी वर्मा ने ऐसा क्यों कहा है। तो देखिए लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनके और भक्तन के बीच केवल सेवक स्वामी का संबंध नहीं था बल्कि एक आत्मीय और भावनात्मक जुड़ाव भी था, है ना, भावनाएं जुड़ी हुई थी एक तरीके से, है ना। भक्तन के आ जाने से महादेवी वर्मा कैसी हो गई, है ना, मतलब उनका स्वभाव में कोई चेंजेस हुए, क्या हुआ, है ना, तो वो सारा कुछ पूछा जा रहा है। तो भक्तन के आ जाने से महादेवी वर्मा ने, देखिए आपने यदि चैप्टर पढ़ा है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना, अपने जीवन में, है ना, महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और संतोष का अनुभव किया, है ना। उन्हें मतलब भक्तन के मतलब कोई व्यक्ति भी हुआ अगर अलग अकेला रहता है ना, उसके साथ कोई आकर के रहने लगे तो मतलब उसमें एक नई ऊर्जा रहने लगती है ना, संतोष का अनुभव हुआ एक तरीके से, जो उन्हें एक सहारा प्रदान करती थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है भक्तन की कहानी अधूरी है, लेखिका महादेवी ने ऐसा क्यों कहा है ना।
तो यही लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि भक्तिन का जीवन संघर्षमय और कई अनकही बातों से भरा हुआ था जो पूरी तरह व्यक्त नहीं हो सका, है ना। नेक्स्ट है माया कौन जनती है, माया कौन जनती है बाजार दर्शन पाठ के आधार पर लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हाईलाइट कर लीजिए इसे, है ना। माया कौन जनती है ना। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है भैया, ये लगभग हर साल रिपीट हो रहा है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी इसका क्वेश्चन बन रहा है, परचेजिंग है ना। ये इधर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, परचेजिंग पावर है ना, याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है क्रय शक्ति, है ना, क्रय शक्ति यहाँ पे दिया गया है, इसको बिल्कुल से याद रखो। ऑब्जेक्टिव में आपका 1 नंबर कंप्लीट कराएगा, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे आंसर दिया ही गया है ना। इन दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा आ जाता है बाजार का जादू क्या है, यह कैसे काम करता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है ना। बाजार का जादू आकर्षण और दिखावे में छपा होता है। यह काम इस प्रकार करता है कि भले ही वस्तु आवश्यक ना हो लेकिन देखने मात्र से खरीदने का मन करता है। भैया लगता तो है ही, बाजार जाओ और देखें चीज़ों को, लगता है कि खरीद लेते हैं ना, भले ही हमारे पास उसकी ज़रूरत ना हो, है ना। देखिए मतलब शुरू में तो लगेगा लेकिन फिर घर पर आकर भले ही वस्तु पड़ी रहे, है ना। लेखक जैनेंद्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। ये देखिए मैंने क्वेश्चन जब कंप्लीट करवाए थे, अभी पिछले कुछ वीडियोस डाले थे ना बोर्ड परीक्षा के लिए, उसमें क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हुए हैं, वीडियोस जाकर के जरूर से देख लेना, है ना, क्योंकि सारा कुछ कवर करवाया हुआ है ना। देखिए लेखक के अनुसार बाजारूपन का तात्पर्य उस दिखावे और आकर्षण से है जो बाजार में अनावश्यक वस्तुओं के प्रति व्यक्ति को आकृष्ट करता है ना। बाजार का जो दिखावा होता है ना, वो जिससे हम आकर्षित होते हैं, है ना। मतलब ऐसी अनावश्यक वस्तुएं जो कि व्यक्ति को, है ना, हर एक व्यक्ति को लगभग आकृष्ट करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है भैया, बाजार किसी रंग जाति धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, है ना। किसी का रंग जाति धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर समझाइए और बताइए, है ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर भैया लिखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बाजार दर्शन पाठ में बताया गया है कि बाजार में हर प्रकार के लोग आते हैं और बाजार सबको समान रूप से आकर्षित करता है और इसी प्रकार का भेदभाव और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। भैया ये बाजार थोड़ी ना जानता है कि व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो इसे हम कम आकर्षित लगने, मतलब इसे चीज़ अच्छी ना लगे, है ना। तो ऐसा नहीं करता बाजार, बाजार सबको अच्छा लगेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्त्रियों द्वारा माया जनना प्रकृति प्रवृत्ति नहीं संकीर्ण परिस्थिति है, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है ना, तो ये आपका आंसर है, इसका आंसर कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नकली सामान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सूची बनाकर लिखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन अब बोर्ड दे रहा है और बार बार दे रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वो बना करके देता है पाठ के आधार पर, आप अपने अनुसार इसमें क्या लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अब, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट कराना सीखो, है ना। देखिए लोगों को नकली और असली सामान की पहचान बताना, सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाना, नकली वस्त्रों से संबंधित जागरूकता अभियान चलाना, सरकार और स्थानीय प्रशासन से नकली सामान पर रोक लगाने के लिए अनुरोध करना। तो 2 नंबर में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, है ना। देखिए नीचे हमारे गद्यांशों की व्याख्या है और कवि लेखक परिचय नीचे दिए गए हैं ना, तो चलिए इनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपकी देख लेते हैं गद्यांशों की व्याख्या। तो भक्तिन वाले चैप्टर का, महादेव वर्मा का जो चैप्टर है भक्तिन और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है, इस वाली व्याख्या को कर लेना। नेक्स्ट सेवक धर्म में, यही ये भी भक्तिन का है। और अगला है बाजार दर्शन से चैप्टर से है ना, जैनेंद्र कुमार वाले चैप्टर से है, बाजार में एक जादू है ना, इस वाले आपको स्टैंजा को कर लेना है ना। अब आपको भाई लेखक परिचय कौन से करने हैं, देखिए पिछला वीडियो जरूर से जाकर के देख लेना जिसमें कवि परिचय और पद्यांश की व्याख्या, ये गद्यांश की हो गई, 2 पद्यांश की व्याख्या है। तो पिछला वीडियो जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट चेक करोगे ना सारा कुछ मिल जाएगा यार, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए इन तीनों के, है ना, महादेव वर्मा, जैनेंद्र कुमार, धर्मवीर भारती, इनके आपको जो है 3 नंबर में आपके कवि परिचय, लेखक परिचय, सॉरी हाँ, लेखक परिचय इनके कंप्लीट कर लीजिएगा। इनकी भाषा से लिए अच्छी तरीके से साहित्य में स्थान। आप लोग यदि कमेंट में ज़्यादा जिक्र करेंगे कि भाई चाहिए है जल्दी से सरल कवि परिचय, लेखक परिचय, बहुत ही सरल भाषा में एकदम, है ना, तो मैं जल्दी ही वीडियोस आपको लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना कुछ कंप्लीट कीजिए जल्दी, हम बितान भाग 2, है ना, सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डल चुके हैं वैसे तो, आप जाकर के देखिए बितान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्याकरण के जो भी आने हैं भैया, काव्यबोध, भाषाबोध, सारा कुछ डला हुआ है ना, कौन से निबंध आपको करके जाना है, कौन सी एप्लीकेशन, सारा कुछ मैंने बता दिया। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।